नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक है इसके अंदर इंटरप्लीडर। ये इंटरप्लीडर सूट क्या होता है? इंटरप्लीडर सूट ये होता है जब हो गया आपका प्लेंटिफ, दूसरा हो गया आपका डिफेंडर। ठीक है, जब प्लेंटिफ जो है वो केस रेज ही नहीं करना चाहता डिफेंडर के साथ, जो उसका नुकसान हुआ है उसके लिए वो कोई हर्जाना क्लेम नहीं चाहता है, ठीक है, और वो केस में नहीं पड़ना चाहता। बट उल्टा क्या होता है, डिफेंडर जो होता है वो उसके ऊपर मतलब उसके लिए कोर्ट में चले जाता है और सूट ओपन कर लेता है, जबकि नुकसान प्लेंटिफ का हुआ था। तो इसे इंटर प्लीडर सूट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है इंटीगेंट पर्सन। ये इंग्रीडियंट पर्सन क्या होता है भैया? जो आदमी बहुत ही गरीब होता है, जो कोर्ट की फीस नहीं दे सकता, उसे इंग्रीडियंट पर्सन कहा जाता है। मतलब उसके पास चल अचल जो संपत्ति है वो 1,000 रुपये से भी कम है, तो जो फीस ना भर पाए वो इंटीगेंट पर्सन होता है। किस केसेस में आपका जो प्लेंट है वो कैंसिल किया जा सकता है? तो प्लेंट कैंसिल करने के सबसे बड़े कि आपने जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करी है, जो एफिडेविट बनाया है या जो किया है उसके अंदर, ठीक है, जो आप सूचना दे रहे हैं उस पर प्रॉपर वो स्टैंप नहीं है। ठीक है, एक चीज़ ये हो सकती है, वो प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं है, उसके अंदर मिस हैपनिंग्स और बहुत सारी ये चीज़ें कर रखी हैं, या फिर उस तरह की इश्यू के लिए पहले ही रिजल्ट सुनाया जा चुका है, इस वजह से ये 3 राउंड्स पे उसे कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, फिर टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव सूट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक बहुत सारे लोग सू करना चाहते हैं कोर्ट में कि म्यूनसिपैलिटी आती है और वहाँ कूड़ा डाल के चली जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें से पर्सन तो एक, रिप्रेजेंटेटिव तो एक ही होगा ना जो कोर्ट के सामने प्रेजेंट होगा। ये बहुत सारे लोग हमेशा कोर्ट चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे और कहेंगे हाँ जी हम आ गए और क्यों मुकदमा चलेगा? जी नहीं, जो उन सबका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो प्रेजेंट कर रहा होगा, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके बाद है फॉरेन जजमेंट। अरे नाम से ही समझ आ रहा है कि फॉरेन जजमेंट, जो फॉरेन के जज ने फॉरेन कोर्ट में दी गई हो उसे फॉरेन जजमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो कि आउटसाइड इंडिया हो तो उसे आप फॉरेन जजमेंट कह सकते हैं। उसके बाद है हमारा सफिशिएंट कॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ प्लेंटिफ या फिर डिफेंडर। ये कौन से कॉज हो सकते हैं? ये जो प्लेंटिफ गायब हो जाए या डिफेंडर गायब हो जाए। ठीक है, चाहे तो उसका एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, एक्सीडेंट होने पे हो सकता है एक, या फिर लीगल एडवाइजर जो प्लीडर होता है उसने गलत एंट्रीज कर दी हो, डेट गलत डाल दी हो इस वजह से, या फिर उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो। ठीक है, व्हाट इज रिटन स्टेटमेंट? ये रिटन स्टेटमेंट क्या होती है? देखो भाई, जब प्लेंटिफ डिफेंडर के ऊपर केस कोर्ट में सू करता है, ठीक है, कोर्ट में सू कर देता है, तो वो क्या करता है, जो डिफेंडर होता है वो भी तो कुछ याचिका वापस देता है ना लिख के रिटर्न में, जो रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करता है उसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सपर्डेट डिग्री। ये एक्सपर्डेट डिग्री क्या होती है? मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एक्सपर्डेट डिग्री क्या होती है? एक्सपर्ट डिग्री ये होती है भाई, जब डिग्री पास की जाती है कोर्ट के द्वारा, जज में फाइनल जजमेंट दे दी जाती है जज के द्वारा, लेकिन वहां पे डिफेंडेंट होता ही नहीं है। मतलब ऐसी डिग्री, जब डिग्री पास हुई और डिफेंडेंट नहीं है तो उसे एक्सपर्डेट डिग्री कहते हैं। उसके बाद है प्रॉमिस नोट। ये प्रॉमिस नोट क्या होता है? प्रॉमिस नोट ये होता है कि एक सेलर है, एक बायर है। बायर सामान खरीदना चाहता है सेलर से, लेकिन बायर के पास पैसे नहीं है। वो कहता है भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, अभी मैं तुमको ये सेलर नोट क्या कहते हैं, प्रॉमिस नोट दे देता हूँ। इस प्रॉमिस नोट के बिहाफ से जब भी तुम्हें कभी मुझसे पैसा चाहिए, चाहे तो मैं तुम्हारे को इतने तारीख तक दे दूंगा, नहीं तो तुम्हें जब भी कहोगे कि तब दे दो तब मैं आपका पैसा दे दूंगा। मतलब एक प्रॉमिस कर देता है कि मैं तब तक आपका पैसा दे दूंगा। ठीक है, और प्रॉमिस नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जब हम आपस में भी एक दूसरे को पैसा देते हैं तो हमें प्रॉमिस नोट के थ्रू ही पैसा देना चाहिए, ताकि बाद में रिलेशन खराब ना हो। तो ठीक है, ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता दिए। और इसके बाद एक चीज और रह गई, सेट ऑफ। मैं एक हेडिंग देख लेता हूँ क्या था वो। ये था सेट ऑफ। हाँ, सेट ऑफ। ठीक है, सेट ऑफ। ये सेट ऑफ क्या होता है भाई? ये सेट ऑफ जो होता है ना वो रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, आप और मैं दोस्त हैं, ठीक है, आपने मुझसे पैसे लिए थे, मैंने आपके ऊपर कोर्ट में केस डाला कि भैया कि आपने मुझसे पैसा लिया है, ठीक है, और मैं कोर्ट में चला गया। आपने उल्टा क्या करा, मेरे ऊपर ही केस डाल दिया।
आपने उल्टा क्या करा, मेरे ऊपर केस डाल दिया कि हाँ मैंने डाला था 20,000 का, आपने मुझसे लिए, आपने भी मेरे ऊपर केस डाल दिया कि भाई आपने भी मुझसे 15,000 ले रखे हैं, 10,000 ले रखे हैं और आपने मेरे पैसे वापस नहीं करे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ। मतलब जब डिफेंडर ही प्लेंटिफ के ऊपर सू कर दे, ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसे के उसमें, ठीक है, सिर्फ पैसे वाले केस में, तब ये इसको कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अभी कितनी तरह का होता है, ये 2 तरह का होता है। ये एक इक्विटी सेटअप होता है और एक लीगल सेटअप होता है। और इसके लिए कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं, इसकी कंडीशंस ये चाहिए होती हैं कि 1 लाख तक के पैसे के लिए ही आप सेटअप का वो कोर्ट में स्यू कर सकते हो। अगर वो 1 लाख से ऊपर चले जा रहा है तो आप कोर्ट में जाके इस तरह का स्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो आप बोल रहे हो 1.5 लाख है तो 1.5 लाख के लिए आप ये चीज़ जाके नहीं कर सकते हो। उसके बाद मैं कुछ और भूल तो नहीं गया हूँ, ठीक है, बाकी सब ठीक है। इसके बाद मैं लीगल सेट और इक्विटेबल सेटअप के बीच, लीगल सेटअप और इक्विटी सेटअप के बता देता हूँ। जो लीगल सेटअप होता है उसको हम लीगल सेटअप को ही हम सेटअप बोलते हैं। अब लीगल सेटअप जो होता है वो पैसे के रिगार्डिंग होता है, मैंने ये बोला था। ठीक है, 1 लाख से नीचे के लिए होता है, मैंने ये बोला था। और इसके अंदर मनी रिकवरेबल होनी चाहिए कि पैसा रिकवर हो जाए। अब यहाँ पे लीगल और इसकी बात करते हैं। और जो लीगल सेटअप होता है और जो सेटअप होता है उसके अंदर जो पैसा होता है ना, वो सर्टेन अमाउंट, मतलब डिफाइंड मनी होती है। उसमें पता होता है कि 10,000 लिखा गया होता है, 10,000 20,000 ऐसा। अगर पैसा का डिफाइंड सूट करते वक्त कोर्ट में डालते पैसा का रेट डिफाइन किया गया है, ठीक है, बताया गया है, तो वो आ जाएगा लीगल सेटअप में। और अगर अनसर्टेन है, मुझे इनसे इतना पैसा लेना था, मतलब पैसे का अमाउंट ही नहीं पता है, मतलब इतना मेरा बनता था, लमसम है, जब लमसम की बात करेंगे तो ये इक्विटी सेटअप हो जाएगा एक चीज़। और जो लीगल सेटअप होता है वो सिर्फ सेम ट्रांजैक्शन के बीच में होता है कि मैंने आपको पैसा दिया था, ठीक है, और मैं ऐसा बोल रहा था कि मैंने पैसा दिया था, आपने मुझे दिया, आपका मेरा मतलब दो पार्टीज के बीच में सेम ट्रांजैक्शन के बीच में इनका डिसीजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप कहते हो कि मैंने इसको 10,000 रुपये दिए थे, इसने दूसरे वाले काम, जब मेरा ये काम किया था मेरे 2,000 तब बच गए थे इसके पास, फिर इसने मेरा एक और काम किया था, एक और, मतलब जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन हम कह रहे हैं कि इस बंदे के साथ मेरी डीलिंग हुई थी, इसमें 2,000 बच गया, इसमें 1,000 बच गया, इसमें 2,000 बच गया, तो वो इक्विटी सेटअप के अंदर चले जाता है। ठीक है, तो सेटअप समझ गए हैं। जब डिफेंडेंट केस डाल देता है उल्टा प्लेंटिफ के ऊपर, तो कहते हैं सेटअप, जो कि पैसे से रिलेटेड होता है, 1 लाख से नीचे होना चाहिए, मनी रिकवरेबल होना चाहिए। लीगल सेटअप को ही सेटअप बोला जाता है। और लीगल सेटअप के अंदर मनी जो होती है डिफाइंड होती है और आपके इक्विटी में डिफाइंड नहीं होती है। लीगल सेटअप के अंदर एक ही ट्रांजेक्शन के बीच में सारी चीज़ें होती हैं और इक्विटी ट्रांजेक्शन में कई ट्रांजेक्शन के बीच में बात हो सकती है। ठीक है, और इसमें लीगल ट्रांजेक्शन में कोर्ट फी देनी पड़ती है और कोर्ट की फीस भरनी पड़ती है। और आपका इक्विटी सेटअप में कोर्ट की फीस नहीं भरनी होती है। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।